काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बोलतात, थेट जाऊया. उदयपूरला झालेल्या बैठकीमध्ये जे काही निर्णय घेतलेत त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यात करायचा एक निर्णय केलेला आहे. त्याच्यात राज्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात पदयात्रा होणार आहे. केंद्र सरकारच्या जुलमी व्यवस्थेच्या विरोधात एक जनजागरण मोठ्या प्रमाणात करण्याचं काम त्याच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. काँग्रेस महाराष्ट्रासाठी पुढच्या काळात काय करणार आहे त्याची धोरणं आणि या सगळ्या गोष्टीची भूमिका लोकांसमोर मांडण्याचे काम त्याच्या माध्यमातून करणार आहे. आणि हा संपूर्ण जो आहे दोन वर्षाचा कालावधी याच्यामध्ये ही केंद्र सरकारच्या विरोधातली लढाई काँग्रेस रस्त्यावर लढण्याच्या दृष्टिकोनातून आजच्या बैठकीमध्ये अनेक निर्णय घेतले जाणार आहे. त्याच्यामध्ये संघटनात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत आणि ह्या सगळ्या आजच्या बैठकीचा तोच उद्देश आहे. नाना ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भामध्ये आपण काही आंदोलन करण्याची तयारी आहे का काँग्रेसच्या वतीने? काल ओबीसी काँग्रेस सेलचे सगळे पदाधिकारी ओबीसी संघटनेचे काही लोक मला भेटायला आलेत आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारपासून हा ओबीसी समाजाला महाराष्ट्रात जे ग्रहण लागलेलं आहे 2017 पासून आणि ते आजही संपलेलं नाही. परवा माननीय सुप्रीम कोर्टाने जे मध्य प्रदेशसाठी निर्णय दिला त्याहीप्रमाणे निर्णय करून होणाऱ्या या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित व्हाव्यात अशी भूमिका ओबीसी काँग्रेस सेलची पण आहे, ओबीसी संघटनेची आहे. आणि त्यासाठी मी काल माननीय मुख्यमंत्र्याला त्यांचं निवेदन माझं पत्र लिहून मी त्यांना पाठवलेलं आहे. हे अनाथ आहेच किंतु परंतु त्याच्यामध्ये राहिलं कारण की अनेकदा आम्ही सांगितलं की ॲडव्होकेट जनरल जे आहेत महाराष्ट्राचे त्यांचाही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये खूप सारा दिसून येतो आहे आणि ह्या सूचना मी अनेकदा केलेल्या आहेत. पण काही असो आता त्यांना ॲडव्होकेट जनरल त्यांना पाहिजे तर आमचा काही विरोध नाही. पण आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आता होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानेच झाल्या पाहिजेत. ही भूमिका ओबीसी संघटनांची आणि ओबीसी सेल काँग्रेसची पण आहे आणि त्या दृष्टिकोनाचं पत्र माननीय मुख्यमंत्र्याला काल आम्ही पाठवलेलं आहे. तुम्ही एजीबद्दल संशय व्यक्त करताय, मग तुम्ही का बदलण्याचं काही सूचना? ते मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेटला अधिकार असतात, ते त्यांनी निर्णय घ्यायचं की नाही घ्यायचं तो त्यांचा भाग आहे. नाना संभाजीराजे छत्रपती हे आज बैठकीसाठी त्यांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं वर्षावरती. मात्र अशी माहिती मिळते की ते आज कोल्हापूरकडे रवाना झाले, त्यामुळे निश्चितच कुठेतरी त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करणार नसल्याचं समोर येत आहे. ते त्यांचा शिवसेनेचा इश्यू आहे, त्याच्यावर आम्ही काय बोलावं काय हा विषय नाही. पण महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून तुम्ही त्यांना मदत करणार का? त्यांना सपोर्ट बघा, शिवसेनेच्या वतीनं जो कोणी उमेदवार ते देतील आणि संभाजीराजेबद्दल आमचा आदर आहे. आता उमेदवार निश्चित करण्याचा अधिकार हा शिवसेनेचा आहे, त्याच्यामुळे मागच्या वेळेस आम्ही राष्ट्रवादीला दिला होता, यावेळेस त्यांचा अधिकार आहे, पुढच्या वेळेस काँग्रेसचा राहणार आहे. पण आता त्यांचा अधिकार असल्यामुळे त्यांनी कोणाला उमेदवारी करायची तो त्यांचा अधिकार आहे. पण आम्हाला सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच या सगळ्या गोष्टी कराव्या अशी आमची काँग्रेसची भूमिका आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांना जर शिवसेनेकडनं उमेदवारी दिली गेली नाही तर मग तुम्ही शिवसेनेच्या वतीने मतदान करणार? म्हणजे संभाजीराजांना मूळ प्रश्न एक आहे की महाविकास आघाडीचा जो कोट्याचा जो निर्णय झालेला आहे त्याच्याबद्दलची मी तुम्हाला स्पष्टता दिलेली आहे आणि त्याच्यामुळे शिवसेनेने याचा निर्णय घ्यायची गरज आहे. त्यांनी जो निर्णय घेईल त्याला आमचं समर्थन आहे. ना हिंदी में जानना चाहिए आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप रखेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले सरकार को लेकर भी चिंता जताई थी और अपनी शिकायतें भी दर्ज? हमारा जो हाल ही में उदयपुर में जो चिंतन बैठक हुई थी जिसमें केंद्र सरकार के गलत नीतियों की वजह से 8 साल में देश 50 साल पीछे चले गया, रुपया रोज गिरते जा रहा है, महंगाई रोज बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बड़े पैमाने में देश में बढ़ चुकी है, किसान के इशू है, गरीबों के इशू है, देश की संवैधानिक व्यवस्था के इशू है और ये इशू को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हम लोग पदयात्रा करने वाले हैं. लोगों तक केंद्र सरकार की जो देश को बर्बाद करने की नीतियां है उसके बारे में लोगों में जागरूकता करना ये इस बैठक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है. इसमें संगठनात्मक भी चर्चा होगी और उस विषय की आज बैठक हमारे प्रभारी HK पाटिल के अध्यक्षता में हो रही है. ओबीसी आरक्षण को लेकर आपने पत्र लिखा है सीएम को और अपनी नाराजगी जाहिर की है, आपने आंदोलन तक की चेतावनी दी.
देखो, कल ही मेरे पास ओबीसी कांग्रेस सेल के अध्यक्ष, उनकी सब पूरी टीम और ओबीसी संगठन के कई पदाधिकारी मुझे मिलने आए थे। उन्हें मुझे निवेदन दिया कि जिस तरह से उस समय के देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 2017 से ओबीसी समाज पर अन्याय करने का काम शुरू हुआ, जिससे राजकीय आरक्षण ओबीसी समाज का महाराष्ट्र में अभी जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव इसमें भी खत्म हुआ था, लेकिन आने वाले चुनाव में ओबीसी समाज का जो आरक्षण है वो उसमें इन्वॉल्व रहकर ही ये चुनाव होना चाहिए, ये भूमिका ओबीसी संगठन ने मेरे पास रखी और उसी को मैं फॉरवर्ड हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ किया हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि एडवोकेट जनरल की भूमिका भी संशयास्पद है। उसकी भूमिका हमने कई बार स्पष्ट की है, लेकिन उनको रखना है, उनका अधिकार है, वो मुझे उसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसमें भी मोगम दिया है, उसमें भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए है, वो डाटा का इशू था, तो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में हम बोल नहीं सकते, वो इशू नहीं है। लेकिन उस तरह का भी तो भी निर्णय महाराष्ट्र को मिलना चाहिए और आने वाली स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव ये ओबीसी के आरक्षण के साथ होना चाहिए। नहीं तो ओबीसी समाज में जो आक्रोश पैदा हुआ है उसका निश्चित रूप से, क्योंकि आखिरी सामाजिक व्यवस्था को जो संवैधानिक अधिकार जो समाज को है उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए, ये भूमिका हमेशा कांग्रेस की रही है। और समझो ओबीसी पे या कोई भी जो संवैधानिक समाज जो अधिकार जिस समाज को है उनके अधिकार का हनन होता हो तो कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेंगी। संभाजी राजे को लेकर क्या भूमिका है कांग्रेस की? क्या वो सूचना नहीं आते हैं तो किस तरह का सपोर्ट होगा? देखो, संभाजी राजे के बारे में हमारी आस्था एकदम क्लियर है। अगर शिवसेना उनको उम्मीदवार करती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेंगी, उसमें कोई दुमत नहीं। अब उम्मीदवार डिसाइड करने का, गए बार हमने राष्ट्रवादी को कोटा दिया था, इस बार शिवसेना की तरफ है। शिवसेना उम्मीदवार जो भी डिक्लेयर करेगा तो शिवसेना का उम्मीदवार रहेगा, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी का, क्योंकि छठवां उम्मीदवार को वोट महाविकास आघाड़ी के लगने वाले हैं और इसलिए जो निर्णय लेना उनको लेना, उनको समर्थन करना हमारा काम है। औरंगाबाद में बीजेपी पानी के खिलाफ आंदोलन कर रही है। देवेंद्र फडणवीस से सभी नेता का कहना है कि बहुत ही दूर रखा गया है सारे मामलों को लेकर। किस तरह पूरे आंदोलन को देखते हैं आप? देखो, देवेंद्र फडणवीस का तो विषय में नहीं, बीजेपी जो है ना वो नौटंकी वाली है। जिस नागपुर शहर में एक लंबे समय से ये लोग सत्ता में है बीजेपी, वहाँ पर क्या हाल है पहले अपने घर में तो ताकत देखना चाहिए। वहाँ तो हफ्ते में पानी नहीं मिलता लोगों को, बगैर पानी दिए लोगों से पैसे लूटे जाते हैं। बहुत सारी तकलीफें नागपुर शहर में हैं। दिए के पीछे अंधेरा, ऐसी जो कहावत है वो सामने आती है। इसलिए बीजेपी की नौटंकी के बारे में हम बहुत सारी बात करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और एक सवाल और है कि जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों को राज्य सरकार ने कम किया, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा। अरे भाई, कल का संडे था, कल ही सरकार ने घोषणा की, आज उसका परिपत्र निकलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने जो कल 9 और 7 रुपये कम करने का दावा किया है, उनका आपने देखा होगा कि जो एक्साइज उन्हें कम किया है उसमें केंद्र और राज्य का उसमें हिस्सा था। इसमें से उनने कल पैसे कम किया, जिसे राज्य सरकार का कम से कम 2 रुपया उसमें भी अपने आप कम हो चुका है केंद्र सरकार ने जो किया है। जो शेष लागू करती है केंद्र सरकार, वो शेष में से उनने माफ़ी नहीं की है, उसमें कम नहीं किया है। और चुनाव के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद उनने जो कीमतें बढ़ाई, 10 रुपये के ऊपर लेके गई और 100 रुपये के ऊपर डीजल पेट्रोल के दाम लेके गए जो 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उसमें से 7 और 9 रुपये कम किए, यानी एक बार बढ़ा दिए। और एकदम सही में तो केंद्र में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, 2014 में तक जो आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अगर तुम कच्चे तेल के दाम देखोगे तो उस समय ज़्यादा थे, आज तो उल्टे कम हैं। ये इतनी कीमतें बढ़ाई, आज तो डीजल पेट्रोल तो 40-45 रुपये में मिलना चाहिए और ये लोग 7 और 9 रुपये कम करने से जनता के ऊपर हमने उपकार किया। जनता के जेब काटने का काम करना और थोड़ा सा कम ज़्यादा करना, और उसमें हमने बहुत सारा अच्छा काम किया, वो दिखाने की कोशिश जो केंद्र की बीजेपी की मोदी की सरकार करती है। लोगों को इनकी चालबाज ये समझ में आ गई है और लोग इनके लूट को अब रोखने की कोशिश करेंगे। ना बीजेपीकडनं औरंगाबादमध्ये मोर्चा काढला जाणार पाण्यासाठी।
असं आहे, BJP हे नौटंकी असलेली पार्टी आहे. नागपूर जे आहे त्यांचे नेते आता नागपुरातच आहेत आणि भाजपचा उगमच नागपूर आहे. त्या नागपूर शहरामध्ये आपण जा आणि तिथली माहिती घ्या. तिथं पाणी न देता 8-8 दिवस लोकांना पाणी मिळत नाही आणि लोकांच्या खिशातले पैसे टॅक्स रुपाने घेतात. ही लूट माजवणारी लोक हे दुसऱ्या शहरात जाऊन नौटंकी करत असतील तर पहिले दिव्याच्या मागं अंधार अशी परिस्थिती या भारतीय जनता पार्टीची आहे. आणि औरंगाबादच्याही लोकांना पाणी मिळालं पाहिजे, याच्यामध्ये कुठलंही दोमत नाही. जी काही व्यवस्था आज औरंगाबादमध्ये पिण्याच्या पाण्याची आहे ती काँग्रेसने निर्माण करून ठेवलेली आहे. त्याच्यानंतर औरंगाबादमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी कुठली उपलब्धता करून घेतलेली नाही. आणि म्हणून आता हे निवडणुकीचा काळ आहे, त्याच्यासाठी नौटंकी BJP करत असेल तर, कारण की ते सत्तेत होते महानगरपालिकेमध्ये औरंगाबादच्या मिळून सत्तेत होते, त्याच्यामुळे त्यांना नाकारता येणार नाही की आता सत्तेच्या बाहेर गेलो नाही, आता आम्ही मोर्चे काढतो आहे. ते औरंगाबादची जनता त्याला ओळखतं. तर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरती महाराष्ट्रात सुद्धा ओबीसींना आरक्षण मिळावं हा काँग्रेसचा आग्रह आहे. काँग्रेस त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याच अनुषंगानं आज एक बैठक होते आहे आणि राज्यसभेसाठी शिवसेना जो 6वा उमेदवार देईल, ज्याची उमेदवारी जाहीर करेल, त्याला काँग्रेसचा पाठिंबा असेल असं नाना पटोलेंनी सांगितलंय. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.